हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स फ्लाइट। एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, वेक्टर्स पार्ट 3। एंड नाउ आपको पहले दो लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आज हम वेक्टर्स को खत्म कर देंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में करना अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए हो, जेई मेडिकल और एनडीए सभी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन हम एक और रखेंगे स्पेशल फॉर पीवाईक्यू ओनली, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने की। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन जहां मैंने छोड़ा था मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया होगा। वो वेरी वेरी रेपुटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। और क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 16 न्यूटन। एंड इफ आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या देख रहा हूँ बच्चे, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट, क्योंकि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं करना चाहता, तो जैसे ही बुक में है या जैसा एग्जाम में पूछा गया है देख रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then forces are। देखिए ये क्वेश्चन ना बच्चों बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, मणिपाल है, बिट्स पिलानी है, काफी सारे जो अपने अपने स्टेट लेवल के एग्जाम से, वो बहुत टाइम से रिपीटेड है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। और उम्मीद है कि मेडिकल में भी वापस रिपीट हो जाए, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे। और ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो, मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर दो फोर्सेस का सम दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा मैग्नीट्यूड का सम है। यू कैन से दैट कि F1 प्लस F2 इज 16 न्यूटन। हम ये कह सकते हैं ना, ओके। एंड रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा 8 न्यूटन है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। यानी कि अगर मैं इसका वेक्टर एडिशन निकालूं या वेक्टर का लिखूं, तो मैं ये मान सकता हूँ, मान लो अगर ये मिनिमम फोर्स है और इसके ऊपर अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स कहीं लगेगा, तो इस मिनिमम वाले फोर्स के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, है ना भाई। ये मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए, हाँ या ना। बताओ, ये मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए ना, ये मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए ना, ये रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8 न्यूटन का। और ये मिनिमम फोर्स है, ये नहीं पता मुझे, F1 कुछ भी मान लिया मैंने, है। अब लेकिन यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 नहीं लग रहा है, F2 भी लग रहा है। लेकिन F2 कहाँ लगना चाहिए? अब मुझे ये बताओ, F2 कहाँ लगना चाहिए? F2 यहाँ कहीं लगना चाहिए ना, तभी तो रिजल्टेंट F2 के करीब आएगा, है ना। ये चीज तुम्हें एनालिसिस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी कि F2 अगर यहाँ लगेगा। क्योंकि देखो, इसको थोड़ा ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं दो फोर्स अगर यहाँ लगाऊं, सपोज दैट, तो ये देखिए, ये मान लो अगर ये 4 न्यूटन का फोर्स है और ये मेरे पास 8 न्यूटन का फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? अगर ये बॉल है, इस बॉल पे दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, ओके। तो ये बॉल इन ना तो 8 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगी, ना 4 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगी। ये कहीं रिजल्टेंट फोर्स जहां लग रहा होगा उस डायरेक्शन में जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा होगा? आपको क्या लगता है? रिजल्टेंट फोर्स क्या एकदम 45 डिग्री पर लगेगा, या 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 फिर 8 न्यूटन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होगा, या फिर 4 न्यूटन की तरफ टिल्ट होगा? क्या ख्याल है, कौन सा रिजल्टेंट होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है। देखो 8 न्यूटन ज्यादा है ना, तो ये एकदम बाइसेक्टर नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता रिजल्टेंट।
और 4 न्यूटन की तरफ तो जा ही नहीं सकता, तो ये वाला ही मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज किधर की तरफ होगा, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो उधर की तरफ लगेगा। तो ये मेरा एक बेसिक आइडिया है ओके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे रिजल्टेंट हम की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, हो गया ये बात, बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन मुझे एंगल तो पता ही नहीं है ना सर, एंगल तो पता ही नहीं है ना सर। ये एंगल थीटा मतलब कुछ भी रहा होगा, ये तो 90 डिग्री है तो सबको पता है, परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हम इसके वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं? वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं? वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना सर। ये हो जाएगा मेरा F2 cos थीटा और ये हो जाएगा मेरा F2 sin थीटा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब इनसे, अब ये वेक्टर देखो, F2 वेक्टर तो मेरा ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसका मतलब ऑल द फोर्सेस आर इक्वल। तो F2 cos थीटा मेरा किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा, 8 न्यूटन के इक्वल। और F2 sin थीटा मेरा किसके इक्वल होगा बच्चा? F1 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड क्यों करूंगा मैं? देखो, F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर। बोलो बात सही है? अब देखो यहाँ से F2 का स्क्वायर जो है ना बच्चा, ये कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8 जा 64 हो जाएगा। ये गलत आ गया, हाँ 64 हो जाएगा, प्लस F1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना, ये 1 हो जाएगा। तो मेरे को वे बताओ F2, तो F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस F1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। F2 प्लस F1, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 64। बोलो बात सही है क्या? बात तो सही कह रहे हो सर आप। अब मुझे बताओ, आपको F1 और F2 की वैल्यू तो पता ही है ना बॉस? देखो ये ऊपर मैंने लिखा था, पहले ही लिख दिया था। F1 और F2 की वैल्यू तो हमको पता ही है ना, 16 न्यूटन है। तो F1 और F2 की वैल्यू तो ये 16 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो 16 इंटू F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से मेरा F2 माइनस F1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 64/16, यानी कि कितने टाइम गया? 4 टाइम्स। यानी आपको ये पता लग गया कि F2 माइनस F1 जो होगा वो 4 न्यूटन होगा, यानी दोनों का डिफरेंस 4 होगा और दोनों का एडिशन 16 होगा। चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन चेक कर लो तो आपको पहला ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा दोस्त, जिसके अंदर आपको मिलेगा कितना, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 न्यूटन आ रहा है और दोनों का सम कितना आ रहा है? 16 न्यूटन आ रहा है। बाय ऑप्शन में इसको कर दिया। अदरवाइज अगर बाय ऑप्शन नहीं करना चाहता, जो जो चाहता है कि नहीं 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 सर ऐसे कैसे, आपने तो तुक्के लगा दिए, अरे नहीं है भैया तुक्के नहीं लगाए हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16। एक आ गया है मेरे पास F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ऐड करूंगा अगर मैं, तो F1 माइनस और F1 कट जाएगा, F2 दोनों ऐड हो जाएगा, 2F2 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 20/2, यानी कि कितना आ गया? 10 न्यूटन। अब एक आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा। 16 माइनस 10 करोगे 4 न्यूटन आ जाएगा, और 16 माइनस 10 करोगे सॉरी 6 न्यूटन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत प्यारा सवाल है और काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है और दोबारा भी रिपीट हो सकता है, कोई इसमें संदेह नहीं है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी। ठीक है जी, अगर आई है ना तो चैनल को फटाफट से कर लो लाइक, वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि ये है फिजिक्स फ्लाइट, और फिजिक्स फ्लाइट में बैठने के लिए आपको किसी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करने की जरूरत है और वो है चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेक्टर का चैप्टर। ये क्वेश्चन था जो मैंने कल होमवर्क में दिया था पार्ट नंबर 2 में। ओके, जो आपने नहीं किया है क्योंकि आप लोग चाहते हो कि सब कुछ सही कर दे, तो बेटा तुम्हारा एग्जाम भी मैं ही दियाऊंगा, डोंट वरी, बस तुम आते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जोक सपाट। और ओके, नेक्स्ट देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्यारा सा डॉट प्रोडक्ट। देखो बेटा, पता सबको है लेकिन क्वेश्चन नहीं होता है तो क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ा सा नॉलेज को थोड़ा सा पचाने की जरूरत होती है, डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है?
डॉट प्रोडक्ट होता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझ गए? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर ये थीटा है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। मैंने बोला दोस्त मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है। आप बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये तो सर एक स्केलर है ना भाई, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर आ रहा है, तो इसीलिए हम इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर आ रहा है, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो हमारी वेक्टर पोजीशन दिख रही है आपको, इसका बी का अगर मैं इसके पैरेलल प्रोजेक्शन लूंगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर के पैरेलल प्रोजेक्शन, तो इसका ये वाला जो प्रोजेक्शन आएगा बच्चों, ये कितना होगा, ये होगा बी कॉस थीटा, इसकी लेंथ होगी, वेक्टर नहीं होगा, लेंथ होगा इस बी वेक्टर की। तो ऊपर से टॉर्च डालोगे ना, तो इस बी वेक्टर का ऊपर से जब आप देखो टॉर्च डालोगे, तो इसका इस एक्सिस पे जो ऐसा प्लेन की जो शेडो आएगी ना, उस शेडो की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये जो लेंथ आएगी, शेडो की लेंथ, वो लेंथ बी कॉस थीटा होगा, समझे? और ये पूरा वेक्टर कितना होगा, ये पूरे वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, ए के बराबर होगी। अरे यार ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख लो यार, मान लो मैग्नीट्यूड, तो इसका लेंथ का शेडो ले लिया इसके अलावा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का शेडो इसके अलावा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो। बात समझ में आ गई? ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा, है ना, लेकिन उसके लिए ना मुझे थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम्हें समझाना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी मुझे समझाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, एक बात, हाँ एक क्वेश्चन देखो आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैं यहीं पे एक बगल में एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब आपको लग रहा होगा ना सर ये तो हमें आता ही है, ये कौन सा एग्जाम में आते हैं, अरे भैया आते हैं यार, देखने का नजरिया ही तो तुम्हारा नहीं है, और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग इस चीज को समझें, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये आया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का ए मॉड बी मॉड, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ऑप्शन ए दे रखा है मेरे को, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो तक से, हाँ आंसर इसका करेंगे, मैं वेक्टर को थोड़ा सा और समझा दूं, उसके बाद खुद आंसर दे दोगे आप, ठीक है। एंड दूसरा दिया हुआ है कि ए एंड बी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डजेंट मैटर, ओके। ये क्वेश्चन देख लो, देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ इस वेक्टर को, अब आप क्वेश्चन का आंसर खुद दोगे, ठीक है बेटा। देखो कैसे दोगे, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, एक एक चीज को समझना। सर थीटा क्या है इसमें, सर थीटा जो है ना वो एंगल है, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और एंगल हमेशा जैसे मैंने कहा था कि वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो या तो टेल और टेल के बीच में होता है, या हेड और हेड के बीच में होता है, समझ गए ना। यहाँ आप देख सकते हो ये जो थीटा है दोनों की टेल के बीच में बनाया गया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर सर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसको देखो रटने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको मैथमेटिकली रट तो सकते हो कि भाई cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, और इसीलिए जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी वेक्टर का शेडो लेते हैं अपन ए के पैरेलल। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको 90 कर दूंगा, अगर मैं इसको 90 कर दूंगा, एक मिनट, इसको मैं अगर 90 कर दूंगा, जैसे कि ये मान लो अगर ये बी वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो जाए, तो अब मुझे बताओ
कि ऊपर से अगर मैंने टॉर्च लगाई तो इसकी शेडो तो बनेगी ही नहीं ना बच्चा, और जब शेडो बनेगी नहीं तो मल्टीप्लाई क्या करोगे? चमकी कुछ बात? हाँ, फिजिक्स के तरीके से फिजिक्स को समझो ना यार, ये तो मैथमेटिकल बात हो गई कि हाँ सर cos 90 जीरो होगी, तो अब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ जीरो हो जाता है। बोले हाँ, है ना। शाहरुख खान की मूवी भी आई थी जीरो, सुपर फ्लॉप, तो जीरो जीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो गया वो तो सुपर फ्लॉप होनी ही है। समझ गए ना? तो जी अब ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री का, समझ गए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे एक और बात बताओ। बोले क्या? अगर ये थीटा बिटवीन द एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा cos पाई जो होता है मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है सर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमारा वेक्टर जो है वो कैसा है? इसके अपोजिट है, तभी तो एंगल 180 डिग्री हुआ। हाँ जी मेरे बच्चों, ये देखो ये वाला एंगल ये 180 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, हुआ नहीं हुआ? अब आप बोलोगे सर शेडो तो इसकी भी नहीं बनेगी, आपकी फिजिक्स तो फेल हो गई, वाह 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 तालिया। मैंने कहा सबर रखो, रुको जरा, सबर रखो। देखो बच्चा, हम कहते हैं कि ये वेक्टर जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पैरेलल होना चाहिए। मैंने ये तो कहा नहीं कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पैरेलल होना चाहिए बट डायरेक्शन डजंट मैटर। तो अगर ये पैरेलल है तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो शेडो क्यों लेनी है? नहीं लेनी है ना। तो ये बी वेक्टर यहाँ गया, समझ गए मेरी बात? ये बी वेक्टर यहाँ गया तो ये इसके पैरेलल ही तो हो गया ना। अब बोलोगे सर कि कैसे हो गया पैरेलल? अरे भैया ये एंटी पैरेलल हो गया। देखो एक वेक्टर अगर इधर है, अरे बन जा भाई, हाँ एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अब देखो इन दोनों में, अब इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है? बोले सर देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये मान लो सी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर पैरेलल है सी वेक्टर के क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है ना। लेकिन ए वेक्टर पैरेलल है माइनस बी वेक्टर के क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। तो ये हो तो इसी के पैरेलल गया ना। तो प्रोजेक्शन हमको पैरेलल चाहिए था, अब किधर भी हो डजंट मैटर। दैट्स व्हाई cos 180 डिग्री इज -1। तो यहाँ पर हमारा जो cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो इस केस में एंटी पैरेलल वाले केस में हमारा प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 180 डिग्री आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये तो -1 हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1। अब ये का ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, इधर देख लो कि ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब माइनस देखते ही आप समझ जाओगे कि सर cos 180 डिग्री है। बोले क्या बात है मेरे बच्चे, होशियार हो गए, होशियार हो गए तो लाइक ठोको, होशियार हो गए। अबे देखो -1 cos 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर ये तो एंटी पैरेलल है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। फटाफट से चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। फिजिक्स फ्लाइट में बैठे हो भाई, तो ऐसा हल्के में ले रहे हो? समझ में आ गई बात? भाई साहब कमाल का क्वेश्चन था। ओके समझ में आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया है ना तो वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। और कोई भी डाउट सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बोलोगे सर और भी कुछ क्वेश्चन है तो करवा दो ना। और क्वेश्चन तो यार, एक मिनट एक मिनट, जरा मुझे देख लेने दो। हाँ, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा और समझ लो। देखो डॉट प्रोडक्ट में ना ये बात ध्यान रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा बच्चा? 1, है ना। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा बच्चा? 1। सही बात है क्या? के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 1, है ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं आई डॉट जे करूंगा तो 0 आ जाएगा, जे डॉट के करूंगा तो 0 आ जाएगा, के डॉट आई करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसको रटने की बजाय ना थोड़ा सा समझ लो यार। मैंने कहा था आई कैप जब भी दिख जाए मतलब एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर है ये, है ना। फिजिक्स की नजरों से देखना है तुमको।
अब मुझे जरा एक बात और बताओ, मैं तुमको पहले ये बना के दिखा देता हूँ, इसको समझ लेना बच्चा। ओके, जिंदगी संवर जाएगी। देखो जरा, देखो जरा देखो ये क्या हुआ है, फिजिक्स का फीवर हुआ है। देखो ये के कैप, बोलो बात समझ में आ गई। हमने बोला सर देखो, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो मेरा जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चा आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है और cos 90 जीरो होता है, तुमने अभी अभी बताया था। मुझे बताओ, अरे अभी अभी हमने क्या कहा था, फिर देखो ये आई कैप, ये जे कैप, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इनका प्रोजेक्शन तो आई नहीं रहा ना पैरेलल डायरेक्शन में। सीधी सी बात है। इसी प्रकार के और आई का भी नहीं आएगा, के और जे का भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए तो ये तीनों जीरो हो गए, क्योंकि 90 डिग्री है। एंगल इन सब में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है थीटा, समझे। लेकिन आई आई में नहीं बन रहा, क्योंकि आई आई में, आई आई के साथ कितना बनाएगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। जे जे सेम डायरेक्शन, के सेम डायरेक्शन, समझे, समझे ना। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलो इसी बात पे पार्टी तो बनती है ना। हाँ, अभी बनाता हूँ तुमको मैं पार्टी, रुक जाओ जरा। क्वेश्चन तुमसे होते नहीं है, पार्टी चाहिए तुमको, है। हम पार्टी कर रहे हैं, पढ़ थोड़ी रहे, पार्टी कर रहे हैं साहब। पार्टी 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 के चक्कर में ना तुमने जिंदगी झंडे कर रखी है। अब जरा ये देखो, हाँ चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्रॉस प्रोडक्ट पे ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। इसको हम बेटा वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, जरा समझो। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको, देखो दो वेक्टर्स जो होते हैं ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब बोलोगे सर ये हम सबको आता है, अरे तुमको आता तो बेटा तुम क्वेश्चन सॉल्व होते कि नहीं होते। देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब ए क्रॉस बी चाहिए मेरे को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये सब सबने रट रखा होगा, सबने रट रखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है सबने रट रखा होगा सर साइन थीटा होता है। लेकिन बेटा इसको थोड़ा फिजिक्स के नजरिए से समझो कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेंगे, नहीं समझे। समझाता हूँ देखो, इस बी का इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ये कितना होगा, बी साइन थीटा होगा ना। और ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ए होगी ना, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई होता है हमेशा परपेंडिकुलर का, समझिए। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बोले सर डायरेक्शन निकालेंगे कौन से लॉ से, स्क्रू लॉ होता है ना। ये डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये उसकी डायरेक्शन, समझे। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर कवर होने वाला पैरेललोग्राम का एरिया भी यही होता है। अच्छा इसमें भी देख लो, ये बात समझ लो जरा, कि थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस जीरो हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, होगा नहीं होगा, होगा। रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ये, लेकिन तुमको अभी बताता हूँ, सबर रखो। ये तो बात होगी मैथमेटिकली, फिजिक्स के तरीके से भी आप समझ सकते हो। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन चाहिए, ओके। एक होता है स्क्रू लॉ, यानी जैसे कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना पर, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, ठीक है। और फिंगर्स को आप बी, ए क्रॉस बी, तो ए को बी की तरफ घुमाओ, तो यानी ए की तरफ फिंगर्स रखो और उसको बी की तरफ घुमाओ, तो आपका जो थंब होगा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ए क्रॉस बी रिजल्टेंट, समझ रहे हो। यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ जैसे ही कर्ल करोगे फिंगर्स को, ए की तरफ रखा, अब बी ऐसे है, बी की तरफ कर्ल करा, है ना, तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, अपवर्ड, है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, दिस इज अपवर्ड, ठीक है। कई बार यहाँ पे एन कैप लिखा होता है, बोले सर ये वेक्टर तो लिखा हुआ ही नहीं है, एन कैप लगा देते हैं इसके आगे, एन कैप इस डायरेक्शन में,
एन कैप, समझे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो क्या आएगा, क्या सेम वैल्यू आएगी? बोले हाँ सर सेम वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चा कि तुम ये बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है ना, है ना, ये बोल सकते हो तुम। लेकिन ये नहीं बोल सकते हो, ये ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट इक्वल टू दैट, और ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस एंड कैप होती है, डाउनवर्ड। क्योंकि देखो इस बार बी की तरफ फिंगर्स रखोगे, राइट हैंड का, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, सबके पास है ना राइट हैंड, सीधा हाथ, अरे है ना। तो राइट हैंड की तरफ फिंगर्स रखोगे, कर्ल करो बी ए की तरफ, बी क्रॉस ए, थंब विल बी डाउनवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना बच्चा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, हाँ लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल होगा ए क्रॉस बी ए, सॉरी बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वेक्टर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग होती है, लेंथ सेम रहेगी, समझ गए। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर अब इक्वल करोगे तो कैसे लिखोगे? इक्वल को तुम ऐसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। अब सही है ये बात, क्योंकि माइनस लग गया ना, तो फिर सही है बात, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी बात पे ना क्वेश्चन तो बनता है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, है ना। अरे बार क्वेश्चन दे दो भैया, ऐसा क्या कर रहे हो यार। हाँ, ये देखो भाई साहब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑप्शन दे दो आप लोगों को, अगर आता है तो पोज करके आंसर निकालो, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोलोगे सर ये कैसे होगा, देखो जरा, अब अभी अभी अपन ने सब चीज सीखी है ना, अब देखो कैसे होगा। ये क्या लगा हुआ है, जब मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, और ये भी मैग्नीट्यूड है ना। ये मैग्नीट्यूड हुआ ना, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कितना होता है? देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अरे होगा नहीं होगा? अरे हाँ बोलो, होगा नहीं होगा? होगा ना। और ये कितना होगा, ये होगा ए बी कॉस थीटा, होगा ना। देखो ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आओ, या फिर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से क्या कर दिया आपने, इसको डिवाइड बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, कट गया, 1 हो गया। यानी कि आपका टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब कौन टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो इतना आसान सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं यार, घबराने की जरूरत नहीं है, सही जगह पर आए हो, विश्वास नहीं है पार करो, ठीक है, इसीलिए आया हूँ यूट्यूब पे, और कोई कारण नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और करवाते हैं जरा, देखो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, कुछ ढंग का मिल जाए जरा। क्वेश्चन और करवाते हैं, हाँ। थ्री वेक्टर्स, है ना, थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। और सेटिस्फाई द रिलेशन, है ना,
satisfy the रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू, पैरेलल किसके होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है बी वेक्टर के, ऑप्शन बी है हमारे पास सी वेक्टर के, ऑप्शन सी है हमारे पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये सारा का सारा ना देखो विजुअलाइजेशन का खेल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा जैसा मैंने समझाया था। देखो यार, हमको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 कब हो सकता है? हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होगा ना डॉट में, है ना? तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहां से आपको एक बात पता लग गई कि सर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, सही है ना? सिमिलरली सिमिलरली आपको यही रिलेशन ए डॉट सी के साथ भी दिख रहा है, इसका मतलब आपका ए वेक्टर बी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बोलो बात सही है ना? बात सही है ना? यानी कि आप अगर इसको थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो सर ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को कि मान लो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और इनके परपेंडिकुलर कोई हमारा ए वेक्टर है। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये मान लो हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। समझ लो 3D में, समझ लो। ये हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास एक पेन है, ये आप देख पा रहे हो ऐसे है ना, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और इसके ऊपर ऐसे हमारा सी वेक्टर एकदम परपेंडिकुलर। समझ गए? ए वेक्टर है तो ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ए वेक्टर हमारा पैरेलल किसके होगा? बी के नहीं हो सकता, सी के भी नहीं हो सकता, तो होगा या तो ए डॉट बी के या बी क्रॉस सी के होगा। अब जरा इसको समझो, देखो इसके तो हो ही नहीं सकता, अरे भाई बी के तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परपेंडिकुलर है, सी के भी नहीं हो सकता क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बचा बी डॉट सी और बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी कैसा है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी तो हो सकता है भाई, बी क्रॉस सी हो सकता है ना। देखो अगर मैं बी को यहाँ पे लाई कराऊं और सी को यहाँ पे लाई कराऊं, तो देखो बी क्रॉस सी करोगे तो एक ही डायरेक्शन में ही तो आएगा, राइट हैंड थंब रूल, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी ही हमारा ए के पैरेलल होगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, और डायरेक्शन सेम होने पर ही तो पैरेलल बोलते हैं अपन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये विजुअलाइजेशन का खेल था, आपको बातें समझ में आ रही है ना? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो ही ए के पैरेलल में वेक्टर मिलेगा, है ना? है कि नहीं? लाजवाब क्वेश्चन है ना, एम्स में पूछा गया है ये। अब देख लो क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, बस आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को सबसे ज्यादा। ओके, आपका मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। बाकी जो करूंगा मैं करूंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है बच्चा? फिजिक्स फ्लाइट में सिर्फ पढ़ाई होगी और कॉन्सेप्ट शेयर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो भी हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इन डेप्थ कैसे, जैसे कि ये मान लो ये मेरा ए क्रॉस बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है। तो जो ए क्रॉस बी आएगा ना, वो मेरा एरिया वेक्टर ही आएगा। ये बात जरा समझो इसको थोड़ा, ये मेरा जो आएगा ये एरिया वेक्टर ही आएगा, दिस इज ए क्रॉस बी, और ये कितना होगा, ये एरिया ही होगा। किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। समझ रहे हो? दिस इज द एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, देखो ये ऐसे हो सकता है, ये पैरेलेलोग्राम बन रहा है ना एक, ठीक है,
तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, समझ गए। और क्रॉस प्रोडक्ट ही तो इसका पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ रही है ना। और दूसरी बात, इसके जो डायगोनल्स होंगे, है ना, जैसे कि डायगोनल मैं बनाऊं अगर, तो डायगोनल्स का कलर शेड कर लेते हैं हम। डायगोनल अगर मैं बनाऊं तो देखो ये इसका ये डायगोनल है ना, और एक ये वाला डायगोनल है। तो इन दोनों डायगोनल्स का भी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, मान लो ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डायगोनल्स का जो रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर के होगा। यानी कि डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। समझ रहे हो मेरी बात। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं नीट, जेईई और एनडीए वगैरह सब में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, है ना, समय का अभी थोड़ा सा अभाव है, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। और यहीं से एक और नया फॉर्मूला जन्मता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। सुना है ना, पैरेललोपाइप, पैरल पैरल पाइप, पैरेललोपाइप, ठीक है। पिपेट भी बोलते हैं इसको कई लोग, पैरेललोपिपेट। ये कुछ ऐसा होता है देखो, मतलब 3D में समझ लोगे ना यार, ये 3D में होता है देखो ऐसा, एक क्यूबिक टाइप पैरेललोपिपेट बोलते हैं बस इसको, इतना सा बात है यार। ऐसे, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा, मान लो इसमें 3 वेक्टर्स अगर हुए, तो तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से तो एरिया मिल जाएगा। जैसे कि मान लो एक वेक्टर हमारा ये है ना, एक वेक्टर हमारा ये है, एक वेक्टर हमारा ये है, ऐसे 3 वेक्टर हो गए, है ना। तीनों को नाम दे दो आप कुछ भी, समझ गए ना भाई। तीनों को आप क्या दे दो, नाम दे दो। ओके, जैसे कि मान लो इसको आप ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो, इसको सी वेक्टर बोल दो। तो देखो, ए वेक्टर के साथ डॉट ले लोगे बी क्रॉस सी का, तो यही हमारा वॉल्यूम होगा इसका। मतलब ये क्या है, ये तो एरिया है, और ये क्या है, ये हाइट है, समझिए। और हाइट इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। सिंपल सी मैथ है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कल का क्वेश्चन में मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ मिसलेनियस पार्ट जो इससे रिलेटेड रह गया है। जैसे कि मैं कल आपको कार्टेशियन रोटेशन बताऊंगा, बहुत अच्छा, शानदार, ठीक है। कार्टेशियन रोटेशन बताऊंगा कि अगर रोटेट हो गया कार्टेशियन सिस्टम तो फिर वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, बहुत शानदार हो सकता। और ये आपका पहले पेपर के जितने भी फॉर्मूले है ना, कि आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, और समझ में आने चाहिए, फील होने चाहिए, तभी आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए आप खुश रहे, खिलखिलाते रहे, हंसते रहे और देखते रहे फिजिक्स फ्लाइट। और इस फ्लाइट में बैठने के लिए आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने की जरूरत है। और इसीलिए आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।